प्यारे बच्चों नमस्कारम। आज हम अविकारी शब्द का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। मतलब इसका दूसरा भेद संबंध बोधक। पहला भेद क्रिया विशेषण हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे संबंध बोधक। संबंध बोधक, ठीक है। आप कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। सीता राम, अरे एक मिनट, सीता राम के साथ वन में गई, ठीक है। अंकिता डर के मारे, के साथ के मारे कांपने लगी, कांपने लगी, ठीक है। उसने मां के सामने झूठ बोला, झूठ बोला, ठीक है। इसी तरह और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अध्यापिका ने हमें हमें सम्राट अशोक के बारे में बताया। श्वेता घर के भीतर आ गई। तो जो ये शब्द है के साथ, के मारे, के सामने, ये सभी शब्द क्या है? ये जो संज्ञा शब्दों के साथ संबंध जोड़ रहा है, ठीक है। संज्ञा शब्द क्या है? सीता राम। इनका संबंध बता रहा है कि सीता जो है राम के साथ गई हैं, ठीक है। ये सभी क्या है? इस संबंध है। किसका संबंध बता रहे हैं? संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, क्योंकि उसने ये सर्वनाम आ गया। तो इसकी क्या डेफिनेशन बनती है कि अव्यय जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम, ये ध्यान रखने वाली बात है हमेशा कि संज्ञा सर्वनाम के बारे में कौन जो बता रहा है उसको क्या कहते हैं, क्रिया के बारे में बता रहे हैं तो क्या कह रहे हैं। तो कब संबंध बोधक होगा? जब वो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताएंगे, ठीक है। का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। वे संबंध बोधक अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। आ गया समझ में? किसका? संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताना है, ठीक है। अब और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे विद्या के बिना, के बिना जीवन व्यर्थ है, ठीक है। अगर हम ये के बिना नहीं लगाएं, विद्या जीवन व्यर्थ है, कुछ सेंटेंस बन रहा है? नहीं बन रहा है ना। प्यास के मारे जान निकल रही है। प्यास जान निकल रही है, कोई सेंटेंस बन रहा है? नहीं बन रहा। अगर हम इन सेंटेंस को, इन शब्दों को के बिना, के मारे, इनको वाक्य में से निकाल दें तो वाक्य क्या लगते हैं? अधूरे लगते हैं, है ना। और हम अगर इनको सही जगह पर रख देते हैं तो वो वाक्य पूर्ण और अर्थपूर्ण हो जाते हैं, है ना, जिससे मतलब हमें समझ में आता है। तो इससे आपको क्या स्पष्ट होता है कि संबंध बोधक अव्यय संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं, जिससे वाक्य क्या बन जाते हैं? हमारे सार्थक हो जाते हैं। संबंध बोधक के भेद होते हैं।
कौन कौन से भेद होते हैं अब हम ये देख लेते हैं। पहला होता है सामान्य संबंध बोधक और दूसरा होता है विभक्ति युक्त संबंध बोधक। ठीक है, क्या भेद होते हैं? एक होता है सामान्य और दूसरा हो गया विभक्ति युक्त, विभक्ति युक्त संबंध बोधक। ठीक है, अब सामान्य संबंध बोधक के एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं हम। सामान्य संबंध बोधक, ठीक है, सामान्य संबंध बोधक, इसकी क्या डेफिनेशन है? संबंध बोधक अव्यय दो प्रकार के हो गए, सामान्य संबंध बोधक, विभक्ति युक्त संबंध बोधक। अब हम सामान्य संबंध बोधक का डेफिनेशन देख लेते हैं। जो संबंध बोधक विभक्ति रहित यानी विभक्ति नहीं लगी होते हैं वो सामान्य संबंध बोधक कहलाते हैं। ठीक है, इसमें विभक्ति नहीं होनी चाहिए। जो संबंध बोधक विभक्ति रहित, यहां लिख लेते हैं विभक्ति रहित, एक होता है विभक्ति युक्त, एक होता है विभक्ति रहित होते हैं, वो सामान्य संबंध बोधक होते हैं। कैसे विभक्ति रहित? जैसे ज्ञान बिना, ज्ञान बिना। अब हम ज्ञान के बिना भी तो लिख सकते थे, लेकिन हमको विभक्ति नहीं लगानी है। ज्ञान बिना जीवन व्यर्थ है, ये क्या हो गया? इसमें हमने विभक्ति नहीं लगाई है ना, कोई कारक चिन्ह हमने नहीं लगाया है। हमारा जीवन राम भरोसे कट रहा है, राम के भरोसे हमने नहीं लगाया। ठीक है, तो ये डिफरेंस है बस, विभक्ति रहित यानी हमने यहाँ के नहीं लगाया। यानी हमारा जीवन कैसे कट रहा है? राम भरोसे, राम भरोसे, यहाँ ये है ना, कट रहा है, इसमें विभक्ति नहीं है, इसीलिए ये क्या है? सामान्य संबंध बोधक है। एक होता है विभक्ति युक्त, तो इसमें तो आप समझ में ही आ रहा है कि अब क्या करना है आपको। विभक्ति युक्त संबंध बोधक में जब संबंध बोधक कारक विभक्ति के साथ प्रयोग होते हैं वे विभक्ति युक्त संबंध बोधक कहलाते हैं। ठीक है, अब इसको ही हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि ज्ञान के बिना जीवन व्यर्थ है, हमारा जीवन राम के भरोसे कट रहा है। ठीक है, के बिना, के धन के बिना जीवन व्यर्थ है, हम इन्हीं एग्जाम्पल्स को भी लिख सकते हैं। तो ये अगर विभक्ति रहित आ रहा है तो वो सामान्य विभक्ति युक्त है तो संबंध बोधक ही, और अगर नहीं आ रहा है तो वो विभक्ति युक्त हो गया। ठीक है, चलो ये एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं कि ज्ञान के बिना, अब यहाँ के बिना जो है विभक्ति युक्त है, ज्ञान के बिना जीवन व्यर्थ है। ठीक है, तो के बिना। ठीक है, मेरे घर के पीछे, मेरे घर के पीछे, के पीछे क्या है? एक पेड़ है, तो के विभक्ति लग गया, तो के पीछे एक पेड़ है, ये विभक्ति युक्त संबंध बोधक हो गया। ठीक है, अब संबंध बोधक अव्यय विभिन्न अर्थ व्यक्त करते हैं, जैसे कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, विरोध सूचक, समता सूचक, हेतु सूचक, सहचर सूचक। तो इनके अलग अलग लगते हैं। कैसे लगते हैं पहले हम लिख लेते हैं इसको। संबंध बोधक अव्यय विभिन्न अर्थ व्यक्त करते हैं। इनके भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कुछ कुछ। सबसे पहले है कालवाचक। कालवाचक, टाइम बताना, कालवाचक में क्या लिख सकते हैं हम? के पहले, के बाद, पहले, के बाद, के पूर्व, के पश्चात, से पहले, आदि आदि। ठीक है, स्थान के लिए क्या यूज करते हैं? स्थानवाचक में, स्थानवाचक में करते हैं के आगे। ठीक है, के आगे, के पीछे, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, निकट पास, ये सारे क्या हो गए? स्थानवाचक।
तीसरा होता है दिशावाचक, दिशा बताना। ठीक है, दिशा कैसे, की तरफ, ठीक है, की तरफ, के चारों ओर, चारों ओर, ठीक है, के सामने, के समीप आदि। साधनवाचक, साधनवाचक, साधनवाचक क्या होता है, के द्वारा, के द्वारा, के निमित्त, ठीक है, के जरिए, के सहारे, ठीक। फिर होता है विरोध सूचक, विरोध सूचक, विरोध सूचक में क्या आते हैं, के विरुद्ध, के विरुद्ध, ठीक है, के प्रतिकूल, के उल्टे, ये सारी चीजें किस में आएंगी, इसमें, के विपरीत, विरोध सूचक हो गया। नेक्स्ट आता है समता सूचक, समता सूचक, समता सूचक में क्या आता है, के अनुसार, के समान। आपको ये सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी, तब जाके आपको हमेशा इसको ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। के अनुसार बिल्कुल रट लेनी कि किसमें क्या क्या चीजें आनी है, के समान, के तुल्य, ठीक है, ये हो गया समता, मतलब बराबरी, समानता दिखाना की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट आता है हेतु सूचक, हेतु सूचक में क्या आता है, के अलावा, ठीक है, ये हो गया हेतु सूचक। के रहित, उसके बिना, उसके अलावा, इस तरह के शब्द, के सिवाय, ये आदि आदि हेतु सूचक आते हैं। और लास्ट है सहचर सूचक, इसमें के समेत, उसके मतलब सबको मिला के जो होता है, के समेत, के संग, सबके संग चलेंगे, ठीक है, और के अलावा, उसके बिना चलेंगे, ये हो गया, ठीक है। अब आप इसमें भी देखो, इसमें भी ये चीजें आ रही हैं। संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में डिफरेंस क्या है, हम देखते हैं। संबंध बोधक में भी उसी तरह का कुछ कुछ आ रहा है ना, और क्रिया विशेषण में भी इसी तरह का आ रहा था। सिर्फ एक ही डिफरेंस है, जैसे कि विशेषण और क्रिया विशेषण में डिफरेंस था, वैसे ही इसमें भी एक ही डिफरेंस आप समझ के कर सकते हो कि कई कालवाचक स्थानवाचक अव्यय जो होते हैं, संबंध बोधक क्रिया विशेषण दोनों में ही होते हैं। इनकी पहचान करते समय बस इतना ध्यान रखना है कि जब अव्यय शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ हो, तब वे संबंध बोधक अव्यय होते हैं, और जब वे क्रिया की विशेषता प्रकट करें तो वो क्रिया विशेषण होते हैं, ठीक है। इसको अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा, इसको अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा देखते हैं, ठीक है। अब जैसे माता जी भीतर है, ठीक है, श्याम घर के भीतर है। देखो, यहां कौन भीतर है, माता जी, ठीक है, माता जी भीतर है। तो ये क्या हो गया, क्योंकि यहां किसी चीज में कोई संबंध ही नहीं बताया जा रहा, ठीक है, कोई संबंध बता रहा है, माता जी भीतर हैं, कहाँ भीतर, मतलब घर के भीतर है, कार के भीतर है, बस के भीतर है, किस में है, तो ये हो गया क्रिया विशेषण, कि बस भीतर है। श्याम घर के भीतर है, कहाँ है, दोनों का क्या बता रहे संबंध, कि वो घर के अंदर है, तो ये हो गया संबंध बोधक। आगे बात समझ में, सचिन यहाँ पढ़ता है, सचिन यहाँ पढ़ता है, किसी में बता रहे हैं, संबंध नहीं है इसमें, बस पढ़ने बता रहे हैं कि यहाँ पढ़ता है। तो यहाँ जो हो गया, क्या हो गया, स्थानवाचक हो गया,
तो ये क्रिया विशेषण हो गई। रमा नानी के यहाँ पढ़ती है, यानी कि वो कहाँ रहकर पढ़ रही है, नानी के घर पे। तो नानी के यहाँ, ये हो गया संबंध बोधक। ठीक है। सामने देखो, ये क्या है, क्रिया विशेषण। विद्यालय के सामने, मतलब ये बता दिया दोनों में संबंध के, किसके सामने है आम का वृक्ष, विद्यालय के सामने। तो विद्यालय के सामने आम का वृक्ष है, ये संबंध बोधक हो गया। तो संबंध बोधक अव्यय संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है। और इन शब्दों के पहले विभक्ति चिन्ह का, के, की, से, रा, रे, री होते हैं। जबकि क्रिया विशेषण शब्द क्रिया कैसे, कब, कहाँ, कितनी मात्रा में हो रही है, इसका बोध कराते हैं। इनके साथ विभक्ति चिन्ह नहीं लगते। आगे बात समझ में। तो अब क्या ध्यान रखना है आपको कि संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ने वाले शब्द संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। संबंध बोधक अव्यय शब्दों के पहले अधिकतर का, के, की, से, रा, रे, री ये विभक्ति चिन्ह आते हैं। संबंध बोधक अव्यय संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ने का कार्य करते हैं। जबकि क्रिया विशेषण यह बताते हैं कि क्रिया कैसे, कब, कहाँ और कितनी मात्रा में हो रही है। क्लियर। आगे बात समझ में। चलिए, तो इस वीडियो में बेटा जी इतना ही। और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद पूनम मैम। Thank you. Like, share and subscribe my channel.